हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड पुश। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी जावा डीएसए की सीरीज़ चल रही है, राइट। तो अभी लास्ट लेक्चर में हमने एप्लीकेशंस ऑफ बाइनरी सर्च किया था, है ना, जिसमें हमने बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम पूरी अच्छे से रिवाइज़ कर लिया था। ठीक है, ये देखा था कि बाइनरी सर्च का एल्गोरिदम के स्टेप्स क्या होते हैं, बाइनरी सर्च एल्गोरिदम कैसे अप्लाई होता है। और एप्लीकेशंस में हमने ये देखा था कि बाइनरी सर्च जो एल्गोरिदम है वो और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स में यूज़ होता है ना। जैसे कि हमने फर्स्ट अक्रेंस और लास्ट अक्रेंस एलिमेंट्स की ढूंढी थी, या फिर पीक एलिमेंट अगर हमने ढूंढना हो हमारे एरे में तो भी हमने बाइनरी सर्च का यूज़ देखा था, है ना। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स। तो देखते हैं पहले कि ये कॉन्सेप्ट होता क्या है ना। तो देखो, बाइनरी सर्च में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक एरे दिया गया होता है ना, और हमें कोई एक एलिमेंट दिया जाता है कि हमें उस एलिमेंट को हमारे एरे में ढूंढना है कि वो एलिमेंट हमारे एरे में कौन से इंडेक्स पर प्रेजेंट है। ठीक है, राइट। तो यानी कि हमारे पास सर्च स्पेस क्या होती है, एरे, है ना। तो या फिर हमारे पास क्या होता है, अगर हम एप्लीकेशंस ऑफ बाइनरी सर्च की बात करें जिसमें हमने पीक एलिमेंट ढूंढा था, तो पीक एलिमेंट हम कहाँ ढूंढ रहे थे, एरे में ढूंढ रहे थे, है ना। फिर उसके बाद अगर हम देखें कि एक ही एरे में अगर सेम एलिमेंट मल्टीपल टाइम्स आया है तो उसकी फर्स्ट अक्रेंस या फिर लास्ट अक्रेंस अगर हमें ढूंढनी थी, है ना, तो वो चीज़ भी हम कहाँ पर कर रहे थे, एरे में कर रहे थे। यानी कि जो बाइनरी सर्च में अभी तक हम देख रहे थे वो सब चीज़ें हम कहाँ पर देख रहे थे, एरे में, है ना। कि एरे हमारा जो है वो एक सर्च स्पेस है, एरे में हमें चीज़ें ढूंढनी है, एरे में हमें हमारा आंसर ढूंढना है ना, राइट। बट बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल इससे अलग है ना। वो क्या कहता है, समटाइम्स द सर्च स्पेस इज़ नॉट एन एरे but a range of possible answers. For example, a number, a time, a distance, etc. You can't directly search through an array, but you can use binary search to find the minimum or maximum value that satisfies a condition. We call this binary search on the answer or search space binary search, राइट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई। तो बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स का क्या मतलब है कि देखो, एरे का क्या मतलब हुआ कि आपके पास एक सेट ऑफ नंबर्स हैं, है ना, एक सेट ऑफ वैल्यूज़ दे दिया आपको एरे के रूप में जिसमें आपको कुछ भी आंसर अपना ढूंढना है ना। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, इस केस में आपको सिर्फ कंडीशन दी गई होगी, तो उस कंडीशन के बेस पर जो पॉसिबल आंसर्स बनते हैं उसमें आपको अपना आंसर ढूंढना है ना। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पर एक पूरा एरे नहीं दिया गया होगा, यानी कि पूरी हमारे पास एक नंबर ऑफ वैल्यूज़ नहीं दी गई होंगी कि जिसमें से हमारा एक आंसर हो सकता है ना। हमें हमारी खुद की रेंज बनानी होगी पॉसिबल आंसर्स के अकॉर्डिंग, है ना, जो भी हमें कंडीशंस दी गई होंगी उनको ध्यान में रखते हुए, राइट। तो ये होता है बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स, जिसमें आपके पास एक स्पेसिफिक सेट ऑफ वैल्यूज़ नहीं है, यानी कि आपके पास कोई एरे नहीं है। आपको खुद से क्या करना है, एक रेंज डिसाइड करनी है कि इस रेंज में मुझे ढूंढना है, यानी कि जैसे कि 15 एंड 100 के बीच में मेरा आंसर होगा कहीं पे, है ना। तो ये रेंज जो है वो आपको डिसाइड करनी है, जो आपको कंडीशंस दी गई हैं उसके बेस पे, राइट। सो एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास एक एग्जाम्पल है, मिनिमम कैपेसिटी टू शिप पैकेजेस विद इन डी डेज। यानी कि अब हमें डी की एक वैल्यू दी गई होगी, यानी कि इतने दिनों में आपको कुछ पैकेजेस को शिप कराना है, तो उसकी मिनिमम कैपेसिटी आपको ढूंढनी है, राइट। तो अभी हमें यहाँ पर एक आंसर ढूंढना है, और आंसर किस कंडीशन पर ढूंढना है कि आपके पास कुछ पैकेजेस दिए गए हैं, ठीक है, तो वेट के हिसाब से, ठीक है, अगर आपको कुछ इतने दिनों में, है ना, सारे पैकेजेस शिप कराने हैं तो आप एक दिन में कितने मिनिमम वेट को शिप कराओगे, राइट। तो ये चीज़ आपको देखनी है, ठीक है, ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। सो मिनिमम कैपेसिटी टू शिप पैकेजेस विद इन डी डेज। अब प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेट दिए गए हैं, यानी कि आपके पास टोटल 10 पैकेजेस हैं जिनको आपने शिप कराना है, ठीक है। एक पैकेज, अब वेट दिया गया है, यानी कि हम मान के चलते हैं कि केजी के हिसाब से, है ना। तो यानी कि एक पैकेज आपका 1 केजी का है, दूसरा पैकेज आपका 2 केजी का है, 3 केजी का एक पैकेज है, एक पैकेज आपके पास 4 केजी का है। ऐसे करके आपके पास क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वेट्स के टोटल 10 पैकेज हैं,
ठीक है। अब इन 10 के 10 पैकेजेस को आपको 5 दिन में पूरा डिलीवर कराना है। कितने दिन में डिलीवर कराना है? 5 दिन में। यानी कि अब हमें एक दिन की मिनिमम कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, राइट। तो अब अगर हम देखें, है ना, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, फाइंड द मिनिमम शिप कैपेसिटी सो दैट ऑल पैकेजेस कैन बी शिप्ड इन 5 डेज, राइट। तो हमें मिनिमम शिप कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है ताकि जितने भी पैकेजेस हैं वो 5 दिन में डिलीवर हो जाए। यानी कि हमें एक दिन में कम से कम वेट शिप करना है। और वो कितना कम से कम वेट होगा कि हमारा 5 दिनों में पूरे के पूरे पैकेज डिलीवर हो जाए, है ना। देखो अब यहाँ पे मिनिमम की बात की गई है। देखो अगर हमारे पास क्या होता है कि मैक्सिमम होता, फिर तो हम क्या करते, एक दिन में ही सारे पैकेज डिलीवर करा देते, बट नहीं। अब क्या है, हमें 5 दिनों में पैकेज डिलीवर कराने हैं, तो हमें मिनिमम कैपेसिटी ढूंढनी है कि मिनिमम कितनी कैपेसिटी एक दिन में लेकर जाएं कि हमारे पास 5 दिन में सारे पैकेज शिप हो जाए, राइट। तो आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अब देखो व्हाट डज कैपेसिटी मीन, ठीक है। कैपेसिटी का क्या मतलब है? मैक्सिमम वेट द शिप कैन कैरी इन 1 डे, ठीक है। तो शिप जो है एक दिन में कितना वेट कैरी कर सकती है, ठीक है, इसको हम कैपेसिटी बोल सकते हैं, ठीक है। एक दिन में कितना मैक्सिमम वेट जो है एक शिप कैरी कर सकती है उसको हम कैपेसिटी बोलेंगे, बट हमने मिनिमम कैपेसिटी ढूंढनी है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमारी कैपेसिटी 15 है, अगर हमारी कैपेसिटी 15 है, अब शिप की अगर मैक्सिमम कैपेसिटी 15 है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी शिप है वो क्या कर सकती है, एक दिन में 15 केजी के इक्वल या 15 से लेस देन वेट कैरी कर सकती है, राइट। सो अगर हमारे पास क्या होता है कि हम अब शिप को लोड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि शिप की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, एक दिन की 15 केजी, है ना। तो अब हम लोड करेंगे अपने पार्सल शिप में, तो हम लोड करते जाएंगे, जैसे ही 15 केजी से ज़्यादा हो गया लोड, है ना, तो हम क्या करे जाएंगे, नेक्स्ट डे पे मूव कर जाएंगे, भाई अब बस इतना ही लोड करना है हमें, बाकी के पैकेजेस हम नेक्स्ट डे में लोड करेंगे, राइट। सो इफ़ कैपेसिटी इज़ 15, इसका मतलब क्या होगा, शिप कैन कैरी वेट लेस देन और इक्वल्स टू 15 पर डे, ठीक है। व्हेन डेली लोड इज ग्रेटर देन कैपेसिटी मूव टू नेक्स्ट डे, ठीक है, फिर हम नेक्स्ट डे पे मूव हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, देखो अब हमें कैपेसिटी के बारे में पता चल गया कि कैपेसिटी का क्या मतलब है, ठीक है, और हमें ये भी पता चल गया कि हमें दिन कब चेंज करना है, नेक्स्ट डे पे हमें कब मूव करना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमें एक्सट्रीम लिमिट्स ढूंढनी है। देखो मैंने क्या बोला था कि जो हमारे पास कंडीशन है उसके बेस पर हमें एक रेंज बनानी पड़ेगी, तभी हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। क्योंकि बाइनरी सर्च लगाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, बाइनरी सर्च लगाने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होती है। एक तो हमें लोअर चाहिए होता है ना, लोअर चाहिए होता है, और एक हमें हायर चाहिए होता है। इन दोनों को यूज़ करके ही तो हम मिड निकालते हैं, राइट। तो अब लोअर और हायर यानी कि अब हमें एक रेंज बनानी पड़ेगी। थिंक अबाउट द एक्सट्रीम लिमिट्स, ठीक है। तो अब हमें एक्सट्रीम लिमिट्स ढूंढनी है, यानी कि मिनिमम पॉसिबल कैपेसिटी भी हमें ढूंढनी है और मैक्सिमम पॉसिबल कैपेसिटी भी ढूंढनी है। अब देखो मिनिमम पॉसिबल कैपेसिटी कितनी होगी, देखो हमारे पास 10 पैकेजेस हैं और इन 10 पैकेजेस में सबसे ज़्यादा वेट किसका है, इसका, यानी कि 10 केजी, सबसे ज़्यादा वेट 10 केजी है। तो अब यहाँ पर दिमाग लगाओ कि ये जो मिनिमम पॉसिबल कैपेसिटी है वो किसके इक्वल होगी, जो आपके पास किसी पैकेज का मैक्सिमम वेट है, यानी कि 10 केजी। अब ऐसा हमने क्यों कहा, किसी भी शिप की जो कैपेसिटी है, ठीक है, मिनिमम कैपेसिटी है, वो आपका जो सबसे बड़ा पार्सल है उसके इक्वल हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी शिप की कैपेसिटी, ठीक है, आपके सबसे बड़े पार्सल के वेट से भी कम है, तो इसका मतलब है आपका वो वाला पार्सल तो कभी शिप हो ही नहीं पाएगा, है ना, राइट। तो इसका मतलब अगर ये वाले सारे पैकेजेस शिप हो सकते हैं तो हमारी जो मिनिमम जो शिप की कैपेसिटी है वो इसके इक्वल हो सकती है ना। तो सबसे मिनिमम कैपेसिटी तो यही हो सकती है कि एक पार्सल एक दिन में जाए, है ना। तो यानी कि जो सबसे बड़ा पार्सल है उसका जो वेट है उसको हम एज अ मिनिमम कैपेसिटी कंसीडर कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है ना। सो अब मिनिमम कैपेसिटी क्या हो सकती है, द शिप मस्ट कैरी द हैवीएस्ट बॉक्स, ठीक है। तो अब जो शिप है वो जो सबसे हैवी बॉक्स है उसको तो कैरी कर ही पाती होगी ना, क्योंकि अगर शिप सबसे हैवी बॉक्स को कैरी ही नहीं कर पाएगी तो इसका मतलब तो हमारे पैकेज कभी डिलीवरी नहीं हो पाएंगे, राइट। तो इसलिए जो मिनिमम कैपेसिटी है हम किसके इक्वल रखेंगे, जो हमारा सबसे हैवीएस्ट बॉक्स है उसका जो वेट है उसके इक्वल, है ना। तो मिनिमम कैपेसिटी हमारी क्या हो गई 10।
आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई है ना। अब हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास इसकी कैपेसिटी 10 से बिलो होती तो इसका मतलब तो इनवैलिड हो गया है ना। तो तब तो हम हमारे इन वेट्स को क्या कर पाएंगे, शिप ही नहीं कर पाएंगे 5 दिन में, राइट। क्योंकि जो सबसे बड़ा बॉक्स है उसको अब हम काट के तो नहीं डालेंगे ना, यानी कि आधा करके तो हम नहीं डाल सकते। तो इसलिए जो मिनिमम कैपेसिटी है वो हमारी क्या रहेगी, सबसे हैवीएस्ट बॉक्स का जो वेट होगा वो रहेगी, है ना। तो मिनिमम कैपेसिटी हमने रख ली 10। अब हमारे पास क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल कैपेसिटी। अब मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम ये हो सकता है कि भाई जितने पैकेजेस हैं एक ही दिन में लोड करके हम ले गए, तो वो हो सकती है आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी, यानी कि इन सारे लोड्स का सम, है ना। तो इन सब का अगर हम सम निकालें तो वो हो सकती है हमारी शिप की मैक्सिमम कैपेसिटी, ठीक है। तो मैक्सिमम हमारी जो कैपेसिटी है वो हो गई सम, यानी कि वेट्स का सारा सम, यानी कि वो हो गई 55, ठीक है जी। तो अब हमारे पास क्या हो चुका है, ये हमारे पास वेट्स थे, ठीक है। डे हमें दिए गए हैं 5। अब सर्च स्पेस हमारी क्या बनती है, 10 और 55 के बीच में, है ना। क्योंकि मिनिमम कैपेसिटी 10 है और मैक्सिमम कैपेसिटी 55 है ना। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो इसी रेंज के बीच में होगा, 10 और 55 के बीच में, ठीक है। तो इतना लॉजिक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हमने ये सर्च स्पेस कैसे बनाई। अब हमने सर्च स्पेस एक बार बना ली, फिर इसके बाद तो हम बाइनरी सर्च इजीली लगा सकते हैं ना, क्योंकि बाइनरी सर्च के लिए हमें लोअर और हायर चाहिए होता है, उसके अकॉर्डिंग हम मिड निकाल लेंगे। अब जैसे ही हमारे पास मिड आ गया तो हम ये चूज़ करेंगे कि हमें लेफ़्ट साइड जाना है या राइट साइड जाना है, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, है ना। तो अब हमारे पास लोअर भी है और हायर भी है ना। लोअर की वैल्यू हमारे पास है 10 और हायर की वैल्यू है हमारे पास 55। तो अगर अब हम बाइनरी सर्च की बात करें तो बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, हम एक लूप चलाते हैं ना, वाइल लूप। और वाइल लूप हमारी कब तक चलती है, जब तक हमारे लोअर की जो वैल्यू है वो लेस देन है या फिर इक्वल्स टू है हायर, है ना। जैसे ही लोअर की वैल्यू हमारे हायर से ग्रेटर हुई वैसे ही हम क्या कर जाते हैं, स्टॉप कर जाते हैं, और जो मिड की वैल्यू होती है वो हमारा आंसर होता है ना। तो बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम कुछ इस तरीके से काम करता है। तो अब अगर हम पहली आइट्रेशन की बात करें, है ना, हमने वाइल लूप लगा दिया, तो फर्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। हमारे पास जो लोअर है उसकी वैल्यू है 10, है ना जी, और हायर जो है उसकी वैल्यू है हमारे पास 55, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, मिड निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मिड। और मिड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले लोअर और हायर की वैल्यू को प्लस करेंगे, ठीक है, लोअर प्लस हायर करेंगे, और जितना हमारे पास आंसर आएगा उसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, राइट। यानी कि अब हमारे पास क्या है, 10 + 55, ठीक है जी, 10 + 55, और हम डिवाइड करते हैं इसको 2 के साथ, ठीक है, यानी कि 65 / 2, और हमारे पास यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 32.5। लेकिन अगर हम इसे एज अ इंट कंसीडर करें तो यानी कि मिड की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 32 आ जाती है, राइट। सो अब मिड हमारे पास है 32, है ना। तो अब अगर मिड की वैल्यू 32 है, अगर हम इसको आंसर मान लेते हैं कि जो मिनिमम कैपेसिटी है, ठीक है, हम इसको आंसर मान लेते हैं कि अभी के लिए आपकी जो मिनिमम कैपेसिटी है वो क्या है, 32 है ना, एक दिन की 32 है। तो अब हम देखते हैं कि अगर एक दिन की कैपेसिटी 32 है तो कितने दिन बनते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम डे 1 में लोड करना शुरू करते हैं, ठीक है, पार्सल्स को लोड करते हैं। और क्या होना चाहिए, जैसे ही हम पार्सल को लोड करें तो उसका जो वेट है वो 32 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हम पहला पार्सल, ठीक है, ये देखो, ये हमारी पार्सल्स की लिस्ट है जिसमें पहले पार्सल का वेट 1 kg है, दूसरे का 2 kg, फिर 3 kg, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें लोड कर देंगे 1 kg का एक पार्सल, है ना। तो 1 kg का पार्सल लोड किया, 32 से तो अभी भी कम है ना। इसका मतलब हम एक और पार्सल लोड कर सकते हैं, तो हम ये वाले पार्सल को भी लोड कर देते हैं, राइट। तो अभी हमारे पास जो वेट है वो हो गया है 3, ठीक है, यानी कि 32 से कम है। तो इसका मतलब हम अभी भी इसमें और पार्सल ऐड कर सकते हैं, है ना। तो यानी कि हमने एक और पैकेज ऐड कर दिया। अब इसका वेट हो चुका है 6 भी 32 से कम है, इसका मतलब हम इसके अंदर एक और पार्सल लोड कर सकते हैं, है ना। फिर हमने 4 लोड कर दिया, ऐसे करते ही हमने 5 भी लोड कर दिया, है ना। तो अब हमारे पास कितना वेट हो चुका है, 3, 3, 6, 10, 15, है ना। अभी भी हमारे पास 32 से कम है, यानी कि हम और पार्सल ऐड कर सकते हैं, राइट। तो अब हमने एक और ऐड कर दिया, ठीक है, फिर हमने एक और ऐड कर दिया। अब हमारे पास टोटल वेट कितना हो चुका है,
28, यानी कि 28 भी 32 से कम है, यानी कि हम और पार्सल ऐड कर सकते हैं। तो हमने एक और पार्सल ऐड किया, ठीक, जो था 8 kg का, यानी कि अब हमारे पास टोटल जो वेट है वो हो चुका है 36, है ना। बट 36 इज़ ग्रेटर देन 32, है ना। और हमने हमारे रूल में क्या लिखा था, When daily load is greater than capacity move to the next day। अब हमारा ये जो 36 है ये 32 से बड़ा हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे पे मूव करेंगे, यानी कि एक दिन में अब सिर्फ 7 तक पार्सल्स ही हम क्या कर सकते हैं, शिप कर सकते हैं। तो अब हम डे 2 पे चले जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो 8th पार्सल था जो 8 kg का है वो अब सेकेंड डे में लोड होगा, है ना। अब 8 क्या है, 32 से कम है, यानी कि अब हम एक और पार्सल लोड कर सकते हैं। अब हमने एक और पार्सल लोड किया, दैट इज़ 9, ठीक है। अब 9 + 8 इज़ 17, स्टिल लेस देन 32, तो यानी कि हम एक और पार्सल लोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है हमारा टोटल वेट जो हो चुका है वो हो चुका है 27, और 27 32 से कम है। और लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पार्सल्स भी ख़त्म हो चुके हैं, यानी कि अगर हम मिनिमम कैपेसिटी 32 रखते हैं तो जो टोटल डेज हैं, ठीक है, जो हमारे पास टोटल दिन लगेंगे हमें वो लगेंगे 2, एंड दैट इज़ लेस देन डी, है ना। डी हमें क्या दिया गया था, 5, है ना। तो अब 5 से कम है। तो बेसिकली अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है, देखो अब हमारी मिनिमम कैपेसिटी थी 32, अब अगर हम 32 को हमारी मिनिमम कैपेसिटी मानते हैं तो हमारी जो डिलीवरी है वो सिर्फ 2 दिन में हो जाती है, लेकिन हमारे पास तो रिक्वायर्ड डेज कितने हैं, 5। तो इसका मतलब क्या है कि हम हमारी जो कैपेसिटी है उसको और भी कम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी 5 दिन हैं डिलीवरी करने के लिए, है ना। और हमने फाइंड आउट भी यही करना है कि एक दिन में मिनिमम से मिनिमम कैपेसिटी हमें उठानी पड़े। तो इसलिए अब क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी है वो और भी कम हो सकती है, तो हम कहाँ पर मूव करेंगे, लेफ़्ट साइड में मूव करेंगे, है ना। तो बाइनरी सर्च में अगर हम छोटे एलिमेंट के लिए ढूंढ रहे होते हैं तो हमें लेफ़्ट साइड में मूव करना होता है, और अगर हमें बिगर एलिमेंट के लिए ढूंढना होता है तो हमें राइट साइड में मूव करना होता है, राइट। तो अब लेफ़्ट साइड को मूव करेंगे तो मतलब क्या हुआ कि लोअर की वैल्यू तो एज इट इज़ ही रहेगी जो थी, बट हायर की जो वैल्यू है वो क्या हो चुकी होगी, हमारी मिड -1, है ना। यानी कि हमारी जो है उसकी वैल्यू 32 - 1 = 31 हो चुकी होगी, राइट। तो अब हम चलेंगे आइट्रेशन 2 पर, ठीक है जी। अब हम जाएंगे आइट्रेशन 2 पर, है ना। अब आइट्रेशन 2 में अगर हम मूव करते हैं तो हमारे पास जो लोअर की वैल्यू है वो है 10, एंड हायर की जो हमारी वैल्यू है वो है 31, है ना। तो अब हम फिर से क्या करेंगे, मिड कैलकुलेट करेंगे, राइट। अब हमने मिड कैलकुलेट करना है, मिड कैलकुलेट करने के लिए पहले 10 और 31 को प्लस करेंगे, फिर उसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, है ना। यानी कि अब हमें क्या करना है, 41 / 2 करना है, यानी कि हमारा आंसर आना चाहिए था 20.5, लेकिन अगर हम इंट में करेंगे तो इंट पॉइंट्स को कंसीडर नहीं करता, तो हमारी मिड की वैल्यू जो है वो हो चुकी है 20, राइट। तो अब हम ये देखेंगे कि अगर हमारी एक दिन की कैपेसिटी 20 है तो हम कितने दिनों में सारे के सारे पार्सल्स को लोड कर पाएंगे, है ना, राइट। तो अब अगर हम देखें डे 1 में, ठीक है जी, डे 1 में अगर हम गए तो हमने एक पैकेज को लोड किया, ठीक है, वेट हुआ 1 kg, फिर 2 kg के पैकेज को लोड किया, वेट हुआ 3 kg, ठीक है, फिर एक और हमने पैकेज लोड कर दिया, ठीक है, क्योंकि अभी 20 से कम चल रहे हैं, जब तक 20 से कम चल रहे हैं तो डे 1 में लोड करते जाएंगे हम पार्सल, है ना। तो अभी हमारे पास वैल्यू हो चुकी है 6 इज़ स्टिल लेस देन 20, तो हम एक और पार्सल लोड कर सकते हैं। अब हमारे पास 10 है, अब 10 इज़ लेस देन 20, तो हम एक और पार्सल ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पास आ गया है 15, ठीक है, 15 इज़ लेस देन 20, मतलब हम एक और पार्सल लोड कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमारा जो काउंट है वो हो चुका है 21, बट 21 इज़ नॉट लेस देन 20, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे पे मूव कर जाएंगे, यानी कि डे 1 में हम सिर्फ इतने पार्सल ही कैरी कर सकते हैं, है ना। अब डे 2 की बारी आती है। अब डे 2 में हमारे पास क्या है, 6 पार्सल, ठीक है, 6 kg वेट हो गया, फिर हमने एक और लोड कर लिया 7, ठीक है, अब टोटल हो गया है 13 kg। 13 इज़ स्टिल लेस देन 20, तो मतलब हम एक और पैकेज लोड कर सकते हैं। अब हमने डाल दिया इसमें 8, बट अब हो चुका है 21, एंड 21 इज़ ग्रेटर देन 20, सो इसका मतलब हम क्या करेंगे, डे 3 पे मूव कर जाएंगे, राइट। अब डे 3 में हम कितने पार्सल लोड करेंगे, पहले हमने 8 kg का पार्सल लोड किया,
फिर हमने 9 kg का पार्सल लोड किया। बट जैसे ही अगर हम 10 kg का पार्सल लोड करते हैं तो हमारा जो सम है, टोटल वेट है, वो 20 से ज़्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे पे मूव कर जाएंगे, डे 4 पे चले जाएंगे, है ना। तो यानी कि अब हमारे पास जो 10th पार्सल है वो डे 4 में हो जाएगा। अब 10th पार्सल जैसे ही डे 4 में हुआ हमारा लोड, तो हमारे पार्सल जो हो गए वो ख़त्म हो गए हैं। तो इसका मतलब अगर हमारे पास 20 मिनिमम कैपेसिटी है तो हमारे जो टोटल डेज लगेंगे, ठीक है, पूरी डिलीवरी करने में, वो कितने लगेंगे, 4, है ना। अब 4 इज़ लेस देन 5, तो इसका मतलब अब हम फिर से कहाँ पर मूव करेंगे, लेफ्ट साइड मूव करेंगे, है ना। तो लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो मतलब लोअर अभी भी 10 ही रहेगा, राइट। बट हायर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, मिड -1, है ना। और मिड हमारा क्या था, 20, है ना। तो 20 -1 यानी कि अब हमारे पास आंसर आ गया है 19, है ना। तो अब लोअर और हायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 और 19, है ना। ठीक है जी। अब हमारे पास हमें मिड निकालना है, ठीक है। अब मिड कैसे निकालेंगे हम, हमारे नए लोअर और हायर को प्लस करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, राइट। अब 10 + 19 है, ठीक है, इसको अब हम करेंगे 2 से डिवाइड, राइट। तो यानी कि 29 को अब अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आना चाहिए 14.5, बट इंट में हम कंसीडर करेंगे ओनली 14, है ना। तो अब हमारे पास मिड की वैल्यू हो चुकी है 14, राइट। तो अब अगर हमारे पास, हम मान लेते हैं कि जो मिनिमम कैपेसिटी है वो है 14, है ना। तो मिनिमम कैपेसिटी है हमारे पास 14। तो अगर हम मिनिमम कैपेसिटी 14 के अकॉर्डिंग देखते हैं तो टोटल दिन जो हमें लगते हैं वो लगते हैं 6, दैट इज़ ग्रेटर देन डी, है ना। तो इसका मतलब है कि हमें मिनिमम कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, और जब हमें वैल्यू बढ़ानी होती है तो हम किस साइड को जाते हैं, तब हम राइट साइड को जाते हैं। तो जब हमें राइट साइड को मूव करना होता है तो जो हायर होता है उसकी वैल्यू सेम रहती है ना। तो हायर की वैल्यू जो थी हमारी 19 वो सेम रहेगी, बट जो लोअर की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, मिड +1, राइट। तो मिड की वैल्यू हमारे पास थी 14 + 1 यानी कि अब हमारे पास आ जाएगा 15, राइट। तो अगर अब हम नेक्स्ट आइट्रेशन की बात करें, यानी कि आइट्रेशन 4, है ना। आइट्रेशन 4 में हमारे पास क्या होगा, लोअर की वैल्यू जो है वो हो चुकी होगी 15 एंड हायर की जो वैल्यू है वो है हमारे पास सेम 19, है ना। तो अब हमारे पास मिड हम कैलकुलेट कर लेंगे अगेन, है ना। तो मिड हमारे पास कैसे होता है, 15 + 19, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, है ना। तो यानी कि हमारे पास आंसर आएगा 34 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे 17, है ना। तो यानी कि अब हम क्या कंसीडर करेंगे कि जो मिनिमम कैपेसिटी है हमारी वो क्या है, 17, है ना। तो मिनिमम कैपेसिटी हमारे पास अब 17 आ चुकी है। तो अब 17 के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास टोटल डेज हैं जो हैं 4, ठीक है। 4 इज़ लेस देन हमारे पास डी, क्योंकि डी की वैल्यू हमारे पास 5। तो अब इसका मतलब क्या है कि हम लेफ़्ट साइड को मूव करेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो दिन है वो क्या है, डी से कम बन रहे हैं, यानी कि अब हमारी मिनिमम कैपेसिटी जो है वो 17 से भी थोड़ी कम हो सकती है ना। तो अगर हमें आंसर कम चाहिए होता है तो हम लेफ़्ट साइड को मूव करते हैं, ठीक है। तो अब फिर से लेफ़्ट साइड को मूव करेंगे तो इसका मतलब है हमारे पास जो लोअर है वो सेम रहेगा, है ना। अब लोअर की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी रहेगी, 15, एंड हायर की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, मिड -1, और मिड था 17, और अब हमारे पास मिड हो जाएगा 16, है ना, राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट आइट्रेशन की बात करते हैं, ठीक है, यानी कि आइट्रेशन नंबर हमारे पास 5 है। अब आइट्रेशन 5 में हमारे पास अगर हम मिड कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, है ना, 15 + 16 डिवाइडेड बाई 2, और मिड की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 15, है ना। हमारे पास जो मिड है वो आता है 15, यानी कि अब हम कंसीडर करेंगे कि हमारी मिनिमम कैपेसिटी जो है वो है 15, ठीक है। तो अब हम कंसीडर करेंगे कि हमारी मिनिमम कैपेसिटी 15 है, और मिनिमम कैपेसिटी 15 के अकॉर्डिंग अगर हम हमारे टोटल डेज़ को कैलकुलेट करें तो हमारे जो टोटल डेज़ हैं वो बनते हैं 5, है ना। दैट इज़ इक्वल्स टू हमारा जो डी की वैल्यू है। इसका मतलब हमारे पास जो डेज़ की वैल्यू है वो वैलिड है ना। हमारी जो लिमिट है वो इंक्रीज़ नहीं करी। तो इसका मतलब है यहाँ पर चांस हो सकता है कि जो मिनिमम कैपेसिटी है वो 15 से भी कम हो, है ना। तो उस केस में हम क्या करेंगे, फिर से लेफ़्ट साइड को मूव करेंगे। अब लेफ़्ट साइड को मूव करेंगे तो मतलब लोअर की जो वैल्यू है वो सेम रहेगी 15, बट हायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड -1, है ना। और मिड था हमारे पास 15, अब हायर की वैल्यू हो गई है 14,
14। तो अब हमारी वाइल लूप क्या कहती है कि ये जो वाइल लूप हमने चलाई हुई है, ठीक है, ये कब तक चलेगी, जब तक हमारी लोअर की वैल्यू हायर से कम है या इक्वल है। बट अब हम यहाँ पर देखें तो जो लोअर की वैल्यू है वो हायर से ग्रेटर हो गई है, तो इसका मतलब हम यहीं पर स्टॉप हो जाएंगे और हमारा जो आंसर है, जो रिटर्न होगा वो होगा ये, है ना। तो मिनिमम कैपेसिटी हमारी एट द एंड हमें मिलेगी 15, ठीक है। तो इस तरीके से हम बाइनरी सर्च को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो आई होप आपको ये ड्राई रन समझ में आ गया होगा, तो आपको अब कोड समझना बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, मेन फंक्शन में हमारा एक वेट्स का एरे बना दिया है, जिसमें जितने भी पार्सल हमने डिलीवर करवाने हैं, है ना, उनके वेट हैं। जैसे कि एक पार्सल का वेट 1 kg, फिर 2 kg, 3 kg, और एक मैंने डी ले लिया है इंट, जिसमें हमने बताया है कि कितने दिनों में हमें डिलीवर कराना है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमने 5 रख दी है, सेम हमारे एग्जाम्पल की तरह, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया है, एक फंक्शन बना लिया है फाइंड मिनिमम कैपेसिटी का, जो इंट रिटर्न करेगा, जो मेरे आंसर को रिटर्न करेगा, मिनिमम कैपेसिटी को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम एज अ पैरम क्या पास कर रहे हैं, ये जो सारे वेट्स थे वो पास कर रहे हैं, और हम क्या पास कर रहे हैं, डी पास कर रहे हैं, यानी कि जितने दिनों में हमें डिलीवर कराना है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो भी ये वैल्यू रिटर्न करेगा वो हम यहाँ पर एज अ आंसर प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक मिनिमम कैपेसिटी का वेरिएबल ले लिया है, जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 रखी है। अब क्योंकि हमने इंट रिटर्न टाइप का एक मेथड बनाया था, जब तक हम कुछ रिटर्न नहीं करते तो ये एरर शो करता है, तो इसलिए मैंने इसको एंड में रिटर्न करवा दिया। अब हम इसका लॉजिक लिखेंगे पूरा, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या होता है, बाइनरी सर्च में सबसे पहले हम दो क्या लेते हैं, पैरम, ठीक है। एक पैरम होता है लोअर का, ठीक है, और एक पैरम होता है हायर का, राइट। तो अब अगर हमें लोअर और हायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे करेंगे, तो हमने प्रीवियसली पहले ही ये डिस्कस कर लिया है कि लोअर क्या होगा, जो इन वेट्स में से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेट होगा वो लोअर की वैल्यू होगी, और हायर क्या होगा, इन सारे वेट्स का सम, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर लूप लगाएंगे, ठीक है। वेट्स डॉट लेंथ, और आई हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, है ना। तो अब देखो मैक्सिमम जो हमारे पास, अगर हमें इस वेट्स के एरे में से मैक्सिमम एलिमेंट ढूंढना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, देखो ये लॉजिक हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए कि किसी एरे में मैक्सिमम एलिमेंट हम कैसे ढूंढ सकते हैं, है ना। तो देखो मैक्सिमम एलिमेंट को हमने कहाँ रखना है, लोअर में रखना है। तो हम क्या करेंगे, पूरे एरे के थ्रू ट्रावर्स करेंगे, ठीक है। अगर एरे का कोई भी एलिमेंट हमारे लोअर से बड़ा हो जाता है तो हम क्या करेंगे, लोअर में उसकी वैल्यू को रख देंगे, है ना। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, हायर निकालना है। हायर हमारे पास क्या है, हर एक एलिमेंट का सम, है ना। तो यानी कि हायर में हम हर एक एलिमेंट को ऐड करते जाएंगे, राइट। तो ये हमने हायर भी कैलकुलेट कर लिया, है ना। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम बाइनरी सर्च की तरफ, ठीक है। बाइनरी सर्च में हमारे पास क्या लॉजिक होता है, हम वाइल लूप लगाते हैं, कब तक, जब तक हमारी लोअर की वैल्यू जो है वो लेस देन या फिर इक्वल्स टू है हायर, राइट। और फिर हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं मिड, है ना। सो इंट मिड इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, लोअर प्लस हायर डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो जब हमारे पास मिड कैलकुलेट हो जाता है, मिड को हम क्या कंसीडर करते हैं कि ये मिड हमारा मिनिमम कैपेसिटी है ना। तो जब हमें मिनिमम कैपेसिटी फाइंड आउट हो जाती है तो हम उसके बाद क्या करते हैं, हम इस मिनिमम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डेज कैलकुलेट करते हैं कि इस मिनिमम कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमारे सारे पार्सल्स कितने दिन में डिलीवर हो जाएंगे, है ना। तो जैसे ही हम नंबर ऑफ़ डेज़ कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि क्या वो नंबर ऑफ़ डेज़ वैलिड है या नहीं, है ना। अगर उन नंबर ऑफ़ डेज़ की जो वैल्यू है वो डी से लेस देन होती है या उसके इक्वल होती है, इसका मतलब है कि हमारे डेज वैलिड हैं। इसका मतलब है कि हमारी मिनिमम कैपेसिटी जो है वो इससे भी कम हो सकती है, तो इसका मतलब हम लेफ़्ट साइड को मूव करते हैं, राइट। अगर हमारे डेज़ की वैल्यू डी से ग्रेटर हो जाती है, इसका मतलब है कि जो डेज़ हैं वो वैलिड नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम राइट साइड को मूव कर जाते हैं, राइट। तो इन डेज़ को कैलकुलेट करने के लिए, ये चेक करने के लिए कि ये डेज़ वैलिड है या नहीं, तो हम एक अलग से फंक्शन बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक, जो हमें क्या रिटर्न करेगा, बुलियन रिटर्न करेगा, यानी कि ट्रू या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है।
तो जो मिनिमम कैपेसिटी या फिर जो करंट मिड हमने निकाला है, ठीक है, उसके लिए जो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट होंगे, अगर वो नंबर ऑफ डेज हमारे डी के इक्वल होते हैं या उससे लेस होते हैं तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर हमारे डेज की जो वैल्यू है वो डी से ग्रेटर हो जाती है तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है, राइट। तो अब इस फंक्शन का हम नाम रख देते हैं इज़ वैलिड डेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर इंट का एरे पास करेंगे जिसमें हम हमारे वेट्स को पास करेंगे, ठीक है, जो वेट्स का हमारे पास एरे है वो इसको पास करेंगे, और डी की वैल्यू ऑफ कोर्स हम पास करेंगे क्योंकि डी से ही हमें कंपेयर करना है, और दूसरी चीज़ हम इसे मिनिमम कैपेसिटी पास करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पैरम ले लेते हैं, ठीक है, इंट डेज का, जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू मैं 1 रख देती हूँ, ठीक है। दूसरा हम एक वेरिएबल ले लेते हैं करंट लोड के लिए, ठीक है, करंट लोड के लिए जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू मैं रख देती हूँ 0, ठीक है। तो अब देखो ये वाली चीज़ करने के लिए है ना, ये जो हम कर रहे थे कि जैसे अगर हमारे पास मिनिमम कैपेसिटी 14 है तो हम क्या करते थे, पूरे वेट्स के एरे में से, ठीक है, वेट को लोड करते थे डेज में, है ना। जैसे हमने फर्स्ट डे में पहले एक वेट को लोड किया, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, है ना। और जैसे ही इसकी वैल्यू मिनिमम कैपेसिटी से ग्रेटर होती थी तो हम क्या करते थे, नेक्स्ट डे पे शिफ्ट कर देते थे, है ना। तो यही सेम चीज़ अब हमें यहाँ पर करनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेट्स के एरे में ट्रावर्स करना पड़ेगा, यानी कि अब हम एक इन्हांस लूप लगा लेंगे, ठीक है। और ये W हमारे पास क्या है, इंट, ठीक है जी। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इफ़ करंट लोड प्लस वेट, इफ़ करंट लोड प्लस W इज़ ग्रेटर देन मिनिमम कैपेसिटी, ठीक है। अगर हमारे पास जो करंट लोड है उसमें एक और वेट ऐड करने पर वो मिनिमम कैपेसिटी से बड़ा हो जाता है तो हम क्या करेंगे, डे को बढ़ा देंगे, है ना, यानी कि अब हम नेक्स्ट डे पे शिफ्ट कर जाएंगे, राइट। और जो हमारा करंट लोड है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमने करंटली वेट उठाया था उसके इक्वल हम रख देंगे, है ना। यही चीज़ हम करते हैं। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जैसे अब हमारे पास क्या था, 1 + 2 था 3, है ना। देखो ये हमारे पास मिनिमम कैपेसिटी 17 है, अब 1 + 2 हमारे पास 3 है, 17 से लेस है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद हम 3 के साथ 3 को प्लस करेंगे, 6 भी लेस देन 17 है। फिर 4 के साथ प्लस किया 10 इज़ लेस देन 17। फिर 5 के साथ प्लस किया 15 इज़ लेस देन 17। और जैसे ही हमने 6 के साथ प्लस किया तो इसकी जो वैल्यू है वो मिनिमम कैपेसिटी से बढ़ गई, तो हमने क्या किया, इस जो 6 था इसको हमने डे 2 में ऐड कर दिया, है ना। तो वही चीज़ हमने की है। तो इस वेट को अब हम क्या करेंगे, करंट लोड में ऐड कर देंगे नेक्स्ट डे के लिए, राइट। तो एल्स केस में हमारे पास क्या होता रहेगा, सिमिलर डे के लिए जो करंट लोड है उसमें वेट ऐड होता रहेगा, राइट। तो जैसे ही हमारे डेज की वैल्यू डी से ग्रेटर होती है ना, तो हमें क्या कर देना है, फॉल्स रिटर्न कर देना है। अदरवाइज लास्ट में हम क्या रिटर्न कर देंगे, ट्रू रिटर्न कर देंगे, राइट। ठीक है। सो आई होप आपको इस इज़ वैलिड डेज का जो लॉजिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। तो अब हमारा फंक्शन बन चुका है, तो यहाँ पर ठीक है हम चेक करेंगे कि क्या हमारे डेज वैलिड है या नहीं। तो अब हमने फंक्शन बना लिया है तो हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है, इज़ वैलिड डेज। और इसके अंदर हम क्या पास करने वाले हैं, सबसे पहले वेट्स का जो एरे है वो जाएगा, ठीक है। वेट्स का जो एरे है हमारे पास वो हम इसमें रखेंगे, उसके बाद हम इसमें डी की वैल्यू भेजेंगे, एंड उसके बाद हमें हमारी मिनिमम कैपेसिटी की वैल्यू भेजनी है, यानी कि मिड की वैल्यू भेजनी है, राइट। तो जैसे ही हमें पता चल जाएगा कि डेज वैलिड है या नहीं, देखो अगर डेज वैलिड है तो इसका मतलब है हमें लेफ़्ट पार्ट में जाना है। लेफ़्ट पार्ट में जाने का क्या मतलब है, लोअर की वैल्यू सेम रहेगी बट हायर की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, मिड -1 हो जाएगी, राइट। और अगर डेज वैलिड है तो मतलब क्या है कि हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि ये मिनिमम कैपेसिटी हो सकती है। तो मिनिमम कैपेसिटी की वैल्यू हम किसके इक्वल रख देंगे, मिड के इक्वल रख देंगे, ठीक है। और एल्स के केस में हमारे पास क्या होगा, एल्स के केस में हमें राइट साइड को मूव करना होगा। राइट साइड को मूव करने का क्या मतलब है कि जो हमारी लोअर है उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, मिड +1 हो जाएगी, राइट। तो ये इतना सा हमारा कोड था, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास सही आंसर आता है या नहीं, है ना। तो हमने इसको रन किया तो हमारे पास जो मिनिमम कैपेसिटी है वो आ चुकी है 15, ठीक है। सो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी और इसका लॉजिक भी समझ में आया होगा। तो एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक है।
तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब यानी कि हमें अगर यहाँ पर देखें, ठीक है, तो हमें हमारे n के लिए एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसका स्क्वायर या तो हमारे n के इक्वल हो या फिर हमारे n के बिल्कुल पास हो, ठीक है, बट उससे कम हो, राइट। तो अब जैसे हमारे पास n की वैल्यू अगर 0 है तो इसका आंसर हमारे पास 0 होगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट 0 के ही इक्वल होता है। अगर n की वैल्यू 1 है तो इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, राइट। अब अगर हमारे पास n की वैल्यू 4 है तो इसके लिए आंसर हमारे पास क्या होगा, 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर हमारे पास n के इक्वल है, यानी कि 4 के इक्वल है, राइट। अब अगर हम n की वैल्यू 8 ले लेते हैं तो 8 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर रूट नहीं है, तो हमें बिल्कुल इसके पास की वैल्यू ढूंढनी है ना। अब पास की वैल्यू हम कैसे ढूंढेंगे, मान लो कि हमने 1 से स्टार्ट किया है ना, तो अब 1 का जो स्क्वायर होता है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है, जो कि 8 से लेस है बट इसके पास का नहीं है ना। फिर हमने ट्राई किया 2 का, ठीक है, 2 इंटू 2 इज़ 4, है ना। अब 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 8 से लेस है ना, बट इसके पास का नहीं है। तो फिर हम करते हैं कैलकुलेट 3 के साथ, ठीक है, 3 इंटू 3 इज़ 9, बट यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, 3 का स्क्वायर जो है वो 8 से बड़ा हो जाता है, तो इसीलिए अब 8 से जो लेस है और सबसे पास है वो हमारे पास क्या है, ये 4 ही है। तो इसलिए इसके लिए जो हमारा आंसर है वो क्या होगा, 2 होगा, है ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या है, इसके बिल्कुल पास की वैल्यू है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हमारे पास 40 है तो 6 इंटू 6 इज 36, ठीक है, 36 हमारे पास 40 के बिल्कुल पास का आंसर है, तो इसलिए हमारे पास इस n के लिए हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो अब इसमें हम बाइनरी सर्च कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी हमारे पास रेंज है, इसमें हमारे पास रेंज क्या है, 0 से लेकर n/2+1 तक की, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिड निकालेंगे, ठीक है। अब मिड का स्क्वायर करेंगे, अगर मिड का स्क्वायर हमारे n के इक्वल हो गया फिर तो हमारा मिड ही आंसर है, बट अगर हमारा जो मिड का स्क्वायर है वो n से लेस हुआ तो इसका मतलब क्या है कि हमें थोड़ा और बड़ा नंबर देखना होगा, और जब हमें बड़ा नंबर देखना होता है तो हमें कहाँ जाना होता है, राइट साइड में जाना होगा, है ना। और अगर हमारे पास इस मिड का स्क्वायर n से बड़ा हो जाता है तो हमें क्या करना है, छोटा नंबर देखना है, यानी कि तब हमें लेफ़्ट साइड को मूव करना है। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है इसका, तो है ना। इसको थोड़ा सा एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं। अब जैसे अगर हमारे पास n की वैल्यू 40 है ना, अब n की वैल्यू 40 है तो रेंज हमारी क्या हुई, लोअर हमारे पास है 0 और हायर हमने क्या बोला था कि किसके इक्वल होगा, n/2 + 1 के इक्वल, है ना। अब n/2 यानी कि 20 + 1, राइट। तो यानी कि अब हमारे पास हायर की जो वैल्यू है वो हो चुकी है 21, है ना। तो अब अगर हमें मिड कैलकुलेट करना है तो मिड हमारे पास क्या होगा, 0 + 21, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 2। तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या आएगा, 21 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 10.5, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं 10, ठीक है। तो अब हम मिड का स्क्वायर निकालेंगे, है ना, मिड इंटू मिड करके हम क्या निकालेंगे, मिड का स्क्वायर, यानी कि 10 इंटू 10। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, 100, है ना। तो अब 100 जो है वो 40 से क्या है, बड़ा है। तो जब हमारे पास ये जो मिड का स्क्वायर है वो n से ग्रेटर होगा तो हमें क्या करना है, मतलब छोटा नंबर ट्राई करना है, यानी कि लेफ़्ट साइड को मूव करना है। तो जब हम लेफ़्ट साइड को मूव करते हैं तो क्या होता है, लोअर की जो वैल्यू है वो सेम रहती है बट हायर की वैल्यू क्या हो जाती है, मिड -1, और मिड हमारे पास था 10, अब 10 को हमने -1 किया तो यानी कि हमारे पास आ गया 9, ठीक है। तो अब हम फिर से मिड कैलकुलेट करेंगे, तो मिड हमारे पास क्या आएगा, 0 + 9, ठीक है, यानी कि 9/2 यानी कि 4.5, जिसको हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, राइट। तो अब हम 4 का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। अब 4 इंटू 4 इज़ 16, ठीक है। अब 16 क्या है, लेस देन 40 है, तो इसका मतलब हमें अब बिगर नंबर ट्राई करना है, यानी कि अब हमें राइट साइड जाना है। तो राइट साइड के लिए हमारे पास क्या होता है, हायर की वैल्यू सेम रहती है जो कि पहले थी 9, बट लोअर की वैल्यू क्या हो जाती है, मिड + 1, ठीक है, और मिड हमारे पास था 4,
तो हमारे पास वैल्यू हो गई 5, ठीक है। तो अब हमारे पास रेंज है 5 to 9, ठीक है। तो अब हम मिड फिर से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब 5 + 9 इज़ हमारे पास 14, ठीक है। 14 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 7, ठीक है। तो अब अगर हम 7 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आ जाता है 49, ठीक है। अब 49 हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 40। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से स्मॉलर नंबर को ट्राई करना है, यानी कि अब फिर से हमें लेफ़्ट साइड पे आना है। तो जब लेफ़्ट साइड पर आते हैं तो लोअर की वैल्यू सेम रहती है जो कि थी हमारे पास 5, एंड हायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, हायर की जो वैल्यू है वो हमारे पास हो जाएगी मिड -1 यानी कि 7 - 1 यानी कि 6, ठीक है। तो अब फिर से मिड कैलकुलेट करते हैं। अब 5 + 6 यानी कि 11 डिवाइडेड बाई 2। तो अब हमारे पास जो मिड की वैल्यू है वो आ चुकी है 5, राइट। तो अब अगर हम 5 का स्क्वायर निकालते हैं तो 5 × 5 इज़ 25 विच इज़ लेस देन 40। तो यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम बिगर नंबर ट्राई कर सकते हैं। तो अब हम फिर से राइट साइड जाएंगे। तो जब राइट साइड जाना होता है तो हायर की वैल्यू क्या रहती है, सेम। तो हायर की वैल्यू क्या थी 6, और लोअर की वैल्यू क्या हो जाती है मिड +1 यानी कि 5 + 1 यानी कि 6, ठीक है। अब फिर से मिड कैलकुलेट करते हैं, है ना। अब मिड की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 6 + 6, ठीक है, यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6, है ना। अब 6 × 6 अगर हम निकालें तो हमारे पास कितना होगा, 36, ठीक है। अब 36 क्या है, 40 से लेस है ना। यानी कि अब हमें क्या करना है, हमें राइट साइड जाना है। तो जब हम राइट साइड जाते हैं तो हायर की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, और लोअर की वैल्यू क्या हो जाती है, मिड +1 यानी कि अब लोअर की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। बट अब अगर यहाँ पर हम देखें तो लोअर की वैल्यू हायर से ग्रेटर हो गई है, तो यानी कि हमारी वाई लूप यहीं पर रुक जाएगी और हमारा आंसर क्या होगा, जो लास्ट में हमारे पास मिड की वैल्यू थी यानी कि 6, है ना। तो क्योंकि अब अगर देखा जाए तो 6 × 6 इज़ 36, और 36 सबसे पास की वैल्यू है ना। तो यानी कि अब हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, मिड के इक्वल यानी कि 6, ठीक है। सो आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हम इसका कोड करके देख लेते हैं, ठीक है। तो एक फंक्शन बना लेंगे, ठीक है, फाइंड स्क्वायर रूट नाम से, ठीक है जी। पब्लिक स्टैटिक वॉइड फाइंड स्क्वायर रूट, ठीक है। तो एज अ पैरामीटर हम इसको n की वैल्यू पास करेंगे, ठीक है, जिसका इसने स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, अगर n की वैल्यू 0 है या n की वैल्यू 1 है तो हमने क्या किया है, n को ही एज अ स्क्वायर रूट रिटर्न कर दिया, ठीक है, प्रिंट करा दिया। तो अब हमारे पास क्या है, अब हम बाकियों की बात करते हैं, ठीक है। एल्स के केस में हम बाकियों की बात करेंगे। एल्स के केस में अब हमें लोअर निकालना है, ठीक है। अब लोअर की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 से स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। अब हायर की जो वैल्यू है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, n/2 + 1 करके, है ना। तो सबसे पहले हम n/2 करेंगे, ठीक है, फिर जितना भी आंसर आएगा उसको प्लस करेंगे 1 से, ठीक है। तो ये हमने लोअर और हायर निकाल लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बाइनरी सर्च लगाएंगे, और बाइनरी सर्च के लिए हमारे पास क्या होता है, जब तक लोअर की वैल्यू लेस देन या फिर इक्वल्स टू है हायर के, है ना, ये कंडीशन होती है, ठीक है, वाइल लूप के लिए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, मिड निकालेंगे, ठीक है। इंट मिड इज़ इक्वल्स टू हमारे पास कैसे निकलता है, लोअर प्लस हायर डिवाइडेड बाय 2, राइट। अब देखो, अब हमें निकालना है स्क्वायर, ठीक है, इस मिड का स्क्वायर निकालना है। अब स्क्वायर के लिए हम लॉन्ग लेकर चलेंगे। कई बार हो सकता है कि हमारी जो वैल्यू है उसकी रेंज इंट से बढ़ जाए, है ना, तो ओवरफ्लो को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर लॉन्ग लेंगे, ठीक है। अब हम स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। स्क्वायर इज इक्वल्स टू मिड इंटू मिड, है ना, मिड इंटू मिड, राइट। देखो अब यहाँ पर हम मिड का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ठीक है, मिड स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पर 2 केसेस हो सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है कि जो हमने मिड स्क्वायर निकाला है, ठीक है, वही हमारे n के इक्वल हो जाए, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, system.out.println, ठीक है, और प्रिंट करा देंगे स्क्वायर रूट इज़
ठीक है, इस मिड की वैल्यू हम प्रिंट करा देंगे, ठीक है, और साथ के साथ इस फंक्शन से क्या हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे, राइट, ठीक है। बट दूसरा केस क्या हो सकता है कि हमारे पास ये जो मिड स्क्वायर है, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है वो लेस हो हमारे n से, ठीक है। तो इस केस में हो सकता है कि हमें हमारा नियरेस्ट आंसर मिले, है ना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो हमें n दिया गया है वो परफेक्ट स्क्वायर हो, उसका स्क्वायर रूट हो, है ना। तो ये भी हो सकता है कि हमारे पास नियरेस्ट लोअर नंबर हमें मिले, तो हमारे पास ये भी हो सकता है कि आंसर हमें इस केस में मिले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक आंसर का वेरिएबल ले लेंगे जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू हमने 1 रखी है, ठीक है, और हम क्या करेंगे, इस आंसर में मिड की वैल्यू को रखेंगे, ठीक है। और जब हमें सबसे नियरेस्ट लोअर नंबर मिलेगा तो इस आंसर को हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि अब हमारा जो मिड स्क्वायर है वो हमारे नंबर से लेस है, तो हमें क्या करना होगा, राइट साइड को मूव करना होगा, है ना। राइट साइड को मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस लोअर की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, मिड प्लस 1 कर देंगे, ठीक है, राइट। और एल्स केस में हमें क्या करना होगा, लेफ़्ट में मूव करना होगा, और लेफ़्ट में मूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हायर की वैल्यू कर देते हैं मिड माइनस 1, ठीक है। तो अब जैसे ही ये जो हमारी वाइल लूप है वो ख़त्म होगी, ठीक है, तो हम क्या प्रिंट करा देंगे, हमारा ये आंसर, ठीक है। इन केस हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं मिलता है तो लास्ट में हम हमारे इस आंसर को प्रिंट करा देंगे एज अ नियरेस्ट स्क्वायर रूट, ठीक है। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ठीक है, और यहाँ पर हम इसको क्या प्रिंट कराएंगे, नियरेस्ट स्क्वायर रूट, ठीक है, नियरेस्ट स्क्वायर रूट, और इसके अंदर हम क्या प्रिंट कराएंगे, हमारा आंसर, ठीक है। सो आई होप ये लॉजिक आपको समझ में आया होगा। तो इस फंक्शन को अब हम हमारे मेन फंक्शन में कॉल कर लेते हैं, ठीक है, फाइंड स्क्वायर रूट, और इसके अंदर हम क्या वैल्यू देंगे, 40, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो होना चाहिए हमारे पास 6, राइट। तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये देखो नियरेस्ट स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ चुका है, 6, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल, तो एक बार और हम इनपुट दे के देखते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी कि अगर हम यहाँ पर दें 49, ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट आ चुका है 7, ठीक है। सो आई होप ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी सा इसका लॉजिक था, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट था हमारा बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स, ठीक है, जिसमें हमारे पास कोई सर्च स्पेस नहीं होती, कोई फिक्स सर्च स्पेस नहीं होती, यानी कि कोई एरे नहीं होता। हमें हमारे पॉसिबल आंसर्स में से रेंज बनानी होती है और उसमें से हमें आंसर ढूंढना होता है, ठीक है। सो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। या दैट्स इट फॉर द डे।